दोस्तों आदाब। आज हम बात करना चाहते हैं, ये जो आज एक नई कंट्रोवर्सी आज उठी, जो कि एज़-उल-दौलत की किताब ने उठाई, जिस पे यहाँ हमारे यहाँ कश्मीरी लोगों को इन पर्टिकुलर एक ऐसा शॉक लगा कि जब उन्होंने सुना कि जो एज़-उल-दौलत ने जो एक ज़माने के यहाँ रॉ चीफ भी थे हिंदुस्तान के और आईबी के यहाँ जॉइंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं कश्मीर में और उनके मरासिम दोस्ती बहुत गहरी थी फारूक अब्दुल्ला के साथ और शेख खानदान के साथ। अगर हम बात करें उसके आज के फिर उसके तबसरों की जो उन्होंने डिफरेंट टीवी चैनल्स के साथ बात की एज़-उल-दौलत ने, लगता है उसकी बातों से बड़ा डिनायल मूड में भी है वो और मुझे लगता है जो अगर हम प्रॉपर वर्ड यूज़ करें, एक स्नाइल टाइप का एक बंदा अब बन गया है, एक उभर के आया है वो और एक ही मुझे लगता है एक ही आवाज़ में 2 बातें कहता है। कभी कहता है कि भई शेख ये जो फ़ारूक अब्दुल्ला था, फ़ारूक अब्दुल्ला ने एक फैसिलिटेट कराने की कोशिश और चाहता था कि वो फैसिलिटेट करे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 2019 अगर उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस वक़्त कॉन्फिडेंस में लेता। उसका यही कहना है कि उसने उसको कहा 22 में कि अगर शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या दिल्ली वालों ने उसको कॉन्फिडेंस में लिया होता, तो शायद उसने फैसिलिटेट किया होता एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 ए स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो खैर ये तो एक मुझे लगता है एक बड़ा ज़बरदस्त शॉक है ये कश्मीरियों के लिए, जब ये उन्होंने ये बात सुनी और उनको ये शॉक लगा क्योंकि इन्हीं कश्मीरियों ने ये जानकर उसको वोट दिए 2024 में, जब उसके बेटे ने यूनियन टेरिटरी के अंदर इलेक्शन लड़े असेंबली के और वो चीफ मिनिस्टर बना, उसको करीबन-करीबन 42 सीट्स यहाँ के कश्मीरी लोगों ने दिए, जे एंड के लोगों ने, पार्टिकुलरली कश्मीरी मुस्लिम्स। क्योंकि एक कंप्लीट पोलराइजेशन हो गई है सारे हिंदुस्तान में और कोई एक्सेप्शन नहीं है जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ भी एक पोलराइजेशन है। जम्मू में बीजेपी है और कश्मीर वैली में और जो चिनाब वैली है जिसको हम पीर पंचाल रीजन बोलते हैं, जहाँ मुस्लिम थोड़ी डोमिनेशन है, वो थोड़ी-सी है, उतनी भी नहीं है, 50-50 के करीब है। तो वहाँ मुस्लिम डोमिनेशन वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देते हैं, ये जानकर कि ये मुसलमानों की पार्टी है। तो आज जो दुलत साहब ने जो बात की अगर हम बात करें इसकी अपने इसकी वायर में उसने ये कहा कि सबसे बड़ा जो एक नेशनलिस्ट इंडियन नेशनल है, वो फ़ारूक अब्दुल्ला है, जो कि अपने बाप से भी ज़्यादा नेशनलिस्ट है। ख़ैर इस पे तो एक डिबेट हो सकता है, उसका बाप मुझे लगता है जो शेख साहब थे, वो सबसे ज़्यादा वो नेशनलिस्ट थे, बट हिंदुस्तानी थे वो एक ज़माने में, मगर उसको एक अपने दिल में, एक मन में एक अपना एक एहसास था, अपना ख़्याल था, ताकि वो अपना एक राज बनाए और चाहता था कि वो कश्मीर का एक बादशाह बने। तो इसलिए वो चाहता था, वो हिंदुस्तान के साथ इसलिए रहा उस वक़्त 47 में अगर हम बात करें, जो ही वो सारा कोलैप्स हो गया, ये एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर सारा खत्म हो गया, फिर यहाँ डोगरा हुकूमत भी खत्म हो गई, तो डोगरा को उसने उसने सबसे पहले जो काम किया, हालाँकि सितंबर 26 को उसने माफ़ीनामा दिया शेख साहब ने, जबकि हरी सिंह बिल्कुल नहीं मानता था उसको इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का। जब 47 26 को पता चला ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू को और सरदार पटेल उन दिनों थे होम मिनिस्टर उनको जब पता चला कि यहाँ रेड हो रहा है पाकिस्तानी रेडर्स अंदर आ रहे हैं तो उस वक्त ही उनको पता चला उनको एक रिपोर्ट था अपना इंटेलिजेंस रिपोर्ट का ये तो उसके बाद उन्होंने शेख अब्दुल्ला को छुड़वाया बिकॉज शेख साहब वाज दैट टाइम इन जेल अंडर दैट सेडिशन चार्ज
तो क्विट क्विट कश्मीर मूवमेंट के सिलसिले में, तो उनको छुड़वाया और ये जो महाराजा हरि सिंह था, वो बिल्कुल नहीं मानने के लिए तैयार था कि इसको छोड़े और इसको इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बनाएँ। खैर हालात ऐसे हुए तो पहले वो छोड़ता नहीं था, उसके बाद इसने नामा एक दिया 26 को, जो मैंने अपनी किताब में, ये जो है शेख उब्दुल्ला ए बंडल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस है, किताब छपी हुई है, ये इसी महीने निकली ये। तो उसमें मैंने ये 21 चैप्टर्स की किताब है ये। इसमें मैंने ये 3rd चैप्टर में लिखा है, शेख टेंडर्ड एन अपॉलजी टू डोगरा रूलर हरी सिंह टू बिकम पीएम इन 1947। तो इससे पहले ये जो है शेख साहब का जो एक शेख साहब का एक मैं ये कहूँगा अगेन ही फैसिलिटेटेड, जैसे उसका ये जो सन है फ़ारूक अब्दुल्ला, जो कहता है कि मैं फैसिलिटेट करता अगर मुझे शायद वो कॉन्फिडेंस में लेते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या आप कहिए बीजेपी गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस में लेते 2019 को, मैं उनको फैसिलिटेट करता एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 ए। तो यही बात यहाँ हुई। तो इन्होंने ये छुड़वाया ताकि उनको पता था कि अगर कल को इंटरनेशनल लेवल पे या कोई ब्रिटिश लेवल पे जो ब्रिटिशर्स उस वक़्त थे, वो इनको, क्योंकि 1947 एक्ट जो था इंडिपेंडेंस एक्ट, या 1935 एक्ट भी था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसको बोलते हैं 1935। तो उन दोनों जो एक्ट्स में जो था, वो था कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स है 564 के करीब थे, तो दे विल जॉइन, दे कैन जॉइन ईदर ऑफ द डोमेन्स, जो बना था रिलीजियस बेसिस पे। पाकिस्तान और इंडिया दोनों बन गए थे रिलीजियस बेसिस पे, बिकॉज़ डिवाइड हो गया था रिलीजियस बेसिस पे। तो कश्मीर चूँकि मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया था, तो अगर हम उस एक डायनामिक्स की बात करें, जिस डायनामिक्स के अंडर ये हो गया, ये बँटवारा जो हो गया रिलीजियस बेसिस पे, तो ये शायद 2 चीज़ों की वजह से मुस्लिम पाकिस्तान के साथ जाना था इसको। एक तो ज्योग्राफिकली इट वाज़ लोकेटेड वेरी नियर टू एंड क्लोज टू द दिस पाकिस्तान, एंड सेकंडली इट वाज़ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया रीजन ऑफ एक प्रिंसली स्टेट थी, ये मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो हिंदू था रूलर, तो हिंदू रूलर चाहता था कि मैं, अगर मन में उसकी हम जान के जो चीज़ जो हिस्ट्री बताती है, वो चाहता था, वो ही वाज़ आल्सो इन अ डिलेमा वेदर टू जॉइन इंडिया और टू बी इंडिपेंडेंट। पाकिस्तान का तो कोई सवाल ही नहीं है उसके लिए। तो खैर पाकिस्तान का शेख साहब को ये ख्याल था कि मैं इसका अल्टीमेटली बादशाह बनूँ, क्योंकि ही वाज़ नोइंग कि ज़्यादा टाइम ये प्रिंसली स्टेट नहीं रह सकती है और हालात भी बदल गए। मगर इस चीज़ का एहसास नहीं था कि जब भी कोई आर्मी, कोई किसी कंट्री या कोई कंट्री अंदर दाखिल होती है किसी भी रीजन में, वो बड़ा मुश्किल होता है फिर उनके साथ नेगोशिएट करना और अपना मकसद हासिल करना, या टेम्परेरी उनको बुलाना और अपने आप को वो आज़ादी दिलाना, व्हाटएवर ही वांटेड, तो वो हो नहीं सका। अल्टीमेटली शेख साहब के, मैंने ये लिखा हुआ है कि क्योंकि पंडित ये जो हरि सिंह थे, महाराजा हरि सिंह उस वक़्त के प्रिंस थे, वो बिल्कुल शेख साहब के खिलाफ थे, क्योंकि शेख साहब की बहुत ही ज़बरदस्त चिढ़ थी उनको, तो वो उनने पहले उनको माफ़ी मँगवाई, और शेख साहब ने इसमें, अगर चैप्टर 3 की मेरे किताब की बात करोगे आप, ही टेंडर्ड अपॉलजी टू डोगरा रूलर महाराजा हरि सिंह टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर इन, अगर आप देखेंगे 32 पेज पे ये अवेलेबल है ये किताब। अगर हम किताब की बात करें, ये गुलशन बुक स्टोर के पास है, रेजिडेंसी रोड पे, वहाँ भी अवेलेबल है, अमेज़न पे है, और कई और जगह जितने भी बुक स्टोर्स हैं वहाँ भी ये अवेलेबल है। तो अगर हम इसकी बात करें, पेज 32 की बात करें हम, अ, तो शेख साहब, इट्स चैप्टर 3rd ऑफ दिस माय बुक, ये शेख टेंडर्ड एन अपॉलजी टू डोगरा रूलर हरि सिंह टू बिकम पीएम इन 1947। तो शेख साहब जेल में थे, तो उन्होंने माफ़ी माँग के उनको छोड़ा गया। तो 29th ऑफ सितंबर 1947, तो सबसे पहले जब इसको छोड़ा गया, तो सबसे पहले इसकी फैमिली को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको उठाया एक स्पेशल प्लेन में, सारी फैमिली इसको शिफ्ट कर दिया पुणे, और एक सेफ जगह रखा ताकि कोई उन पे कोई फिजिकल असॉल्ट ना हो जाए, अगर पाकिस्तानी रेडर्स यहाँ आएँगे या पाकिस्तानी फौज जो भी अटैक हो, तो इनको कोई नुकसान ना पहुँचे, जानी या फिजिकल। तो उसके बाद शेख साहब वापस आ गए, दिल्ली बैठे, और दिल्ली जब एक्सेशन का हुआ, तो एक्सेशन के बिफोर दैट एक्सेशन जो कंप्लीट हो गया अक्टूबर 26 तक 47 में।
तो आप देखिए, आप सितंबर से लेके 46 तक जितने नेगोशिएशंस थे, शेख वाज़ इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ दैट, और वो फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे जब उन्होंने अपनी फैमिली 29th ऑफ सितंबर को अपनी भेज दी और उसको छोड़ा गया, और उसके बाद वो चले गए दिल्ली, और दिल्ली में बैठे थे महाराज इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर पे। तो ख़ैर बहरहाल, तो बात ऐसे है कि जब फिर वो कबाली आ गए, पाकिस्तानी कबाली आ गए, इन दे स्टार्टेड फ्रॉम अक्टूबर 22, एंड दे केम फ्रॉम, दैट वाज़ कॉल्ड एज़ गुलमर्ग, एक प्लान, गुलमर्ग प्लान उसको बोलते थे पाकिस्तानियों की तरफ से। तो वो गुलमर्ग की तरफ से आ गए, और यहाँ फिर उड़ी साइड से भी और डिफरेंट रूट से आ गए, तो घुसने लगे, तो बारामूला तक पहुंचे। तो वो तो आपको सबको स्टोरी सब पता है फिर क्या हुआ अल्टीमेटली। तो उनको कैसे धकेल दिया गया और वगैरह वगैरह। तो अल्टीमेटली जो हमारा यहाँ ये जो रहा हमारा, फिर उसके बाद शेख साहब ने टेक ओवर कर दिया एज इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर। इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जब वो बना, तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए मांगा प्राइम मिनिस्टरशिप, जो कि ये खुद चाहता था। ये चाहता था कि अब छोड़े, महाराजा हरि सिंह निकले यहाँ से, और कंप्लीटली मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था शेख साहब। तो शेख साहब बन गए प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, उसके बाद उन्होंने अपना जो ये तरीक़ेकार था, जो बादशाहियत थी, तो वो उन्होंने चलाई। एक उनके प्राइवेट सेक्रेटरी होते थे एक ज़माने में, 74 में, सॉरी 47 में, जब 74 1974 में जब उन्होंने अकॉर्ड किया इंदिरा गांधी के साथ, दैट्स कॉल्ड इंदिरा उजाला अकॉर्ड ऑफ 1974। तो 75 में जब वो बन गए, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर बन के आए ये। तो इनको एक प्राइवेट सेक्रेटरी होता था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिसका नाम था जी ए बतकू, गुलाम अहमद बतकू साहब। वो बतकू साहब थे, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके थे। इससे पहले जो थे प्रेडेसर इनके चीफ मिनिस्टर, ये जो कासिम साहब थे, उनके भी रह चुके थे। तो खैर, इनको भी वो इन्होंने कंटिन्यू किया उसको, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अच्छा, वो अपनी किताब में लिखते हैं जिसका नाम है शेख, माई डेज विद शेख अब्दुल्ला। तो उनके डेज ऑफ शेख अब्दुल्ला में वो लिखता है कि शेख साहब को बिल्कुल कोई, वो एक, वो कहता है कि 74 में, 75 में उनको कोई चेंज नहीं आई थी, तो जो 47 में उनको थी, वो वही शबाब, वही एक तरीक़ेकार, वही डिसेंट बर्दाश्त न करना, वही उनका उठना बैठना बादशाहत के स्टाइल का वही था। तो वो कहते हैं कि ये जो शेख अब्दुल्ला जब बने फिर, तो उन्होंने एक ज़माना आया जब 74 में उन्होंने हुकूमत चलाई, उसके बाद 75 में उनको सपोर्ट दिया कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने, क्योंकि शेख साहब का एक अजीब-सा एक कैरेक्टर था। शेख साहब ने बहुत ही कम इलेक्शंस लड़े हैं। एक लड़ा है 51 में जब स्टार्ट उसने किया, क्योंकि वहाँ उस वक़्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत थी। वो दिखाना था कि एंडोर्स करना था एक्सेशन ऑफ कश्मीर, मेजॉरिटी मुस्लिम कश्मीर विद इंडिया। तो इन्होंने उस वक़्त इलेक्शन करवाए, और वो रिग्ड थे, मैनिपुलेटेड थे, और वो उसमें क्या हुआ, उसमें इन्होंने 75 सीट्स में 73 सीट्स जीते, एंड दैट वाज़ ऑल मैनिपुलेटेड। जो उसके साथी थे, बख्शी साहब थे, सादिक साहब थे, कासिम साहब थे, फराज, बहुत सारे थे। तो खैर बहरहाल, तो एक वो हिस्ट्री है। तो उसके बाद हम करेंगे 74-75 की बात। 75 में उनका स्टाइल ही वही था। जैसे बतकू साहब अपनी किताब में लिखता है कि वही अंदाज था, वही एक सिलसिला था, मगर थे ये चीफ मिनिस्टर, इनको रहना था बहरहाल। उस वक़्त एक दौर था कि एक उनको बादशाह अपना दोस्त भी था, पंडित नेहरू, वो उसको इग्नोर भी करता था। ही आल्सो वांटेड a complete integration of Kashmir with India, and he wanted to take his sport that way, and he was the facilitator that way। वो भी फैसिलिटेटर भी था, तो इसको इसके साथ बिगाड़ता नहीं था उतना। मगर बहरहाल, ये जो उस वक़्त के ज़माने के होम मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सरदार पटेल, ही वाज़ वेरी विज़नरी पर्सन, और उसकी आइडियोलॉजी इसके साथ मेल नहीं खाती थी, और शेख साहब के खिलाफ थे वो, कई वजूहात की वजह से। एक तो ये कि उनको ये पता था कि कश्मीर इज़ नॉट अ वायबल रीजन टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज़ ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। So, and he told a number of times to Pandit Nehru that India is going to bleed through Kashmir.
तो खैर बहरहाल पंडित नेहरू को एक अपना एक प्यार था कश्मीर के साथ क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थे, एक फ़ेमिनिल उसका अपना कनेक्शन था कश्मीर के साथ। सो उन्होंने उस वक़्त शेख साहब को दिल में मन में कुछ और था, वो चाहता था कि कश्मीर वो हासिल करे, एक बादशाह बने और एक शेखडम चलाए, एक बादशाहत चलाए यहाँ, तो वो तो होता नहीं, क्योंकि हालात बदले थे सारे सब कॉन्टिनेंट में। खैर बहरहाल तो 75 में वो कहता है कि 75 में जब शेख साहब आए तो एक उनको वो चेंज कर दिया इसने कांग्रेस ने अपना सपोर्ट वापस लिया क्योंकि वो कांग्रेस की सपोर्ट पे थे। तो कांग्रेस ने सपोर्ट वापस लिया 75-77 में इनको इलेक्शन करना पड़ा। तो उन दिनों ही थोड़ा-सा इनका एक सेहत खराब होने लगा शेख साहब का। तो हार्ट अटैक्स आने लगे वगैरह-वगैरह और बहुत सारी एलिमेंट्स हो गई। तो बट शेख साहब का वो जो एक अभिमान जिसको कहते हैं हिंदी में या आप ये कहिए कि एक वो एरोगेंस कहिए या एक वो बादशाहियत कहिए, जो भी आप किस तरीके से आप इसको पेश करोगे, तो वो एक था एक इसको एक मगरूर था, एरोगेंस थी, एक घमंड भी था कि मैं एक अनपैरेलल्ड लीडर हूँ कश्मीरियों का, तो ख़ैर वो उसका स्टाइल चलता रहा। मगर इंदिरा गांधी जो थी वो बड़ी हेडस्ट्रॉन्ग लेडी थी। उस वक़्त के ज़माने में बहुत सारे एक कार्टून भी निकला एक वहाँ जब एक कार्टूनिस्ट ने जो मेनस्ट्रीम इंडियन मेनस्ट्रीम मीडिया में निकला, उसमें उसने दिखाया कि दिस श lion without the dentures, without the teeth एंड इंदिरा गांधी को दिखाया चाबुक लेकर, तो वो उसको बोलती थी ही इज़ टूथलेस चीफ मिनिस्टर नाउ। तो खैर मुझे ये कहना है उसके बाद इसकी ये जो एक ज़माना है 77 में अल्टीमेटली इसको एक वो सिम्पैथी वोट मिला क्योंकि बीमार हो गए थे तो इन्होंने जीता 77 में इंदिरा गांधी ये दौर आया नया ये जो जनता पार्टी का तो वो भी चलता रहा उनके साथ भी इनके मरासिम रहे ठीक रहे तो वो बाकी जो भी है तो अल्टीमेटली जब इंदिरा गांधी वापस आई फिर इंदिरा गांधी के साथ इसके रिलेशंस अच्छे नहीं रहे क्योंकि इंदिरा गांधी को समझ आया कि कभी ये उधर होता है कभी इधर होता है कि लॉयल्टी इसकी कहीं है नहीं टिकी हुई तो शेख साहब को ये समझ भी आया था तब तक कि दरअसल उसकी जो 47 की या 47 के बाद की जो भी उसके कदम थे या उसके मूव्स थे टू अचीव हिज ओन गोल जिसे वो इंडिपेंडेंट कश्मीर कहता था कि विदाउट पाकिस्तान और विदाउट कश्मीर ही वुड लाइक टू हैव अ इंडिपेंडेंट रीजन तो उसको अब ये लगा था कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है कि ये पूरा असिमिलेट करेंगे अल्टीमेटली और यहाँ एक डेमोग्राफी का भी चेंज होगा, वो भी चेंज हो सकता है। अगर आप इसकी तस्दीक करना चाहते हैं कि ये बतकू साहब अपनी एक किताब में यही अपनी किताब में लिखता है माय डेज़ विद शेख, उसमें वो लिखता है कि 82 के आस-पास जब शेख साहब के करीबी दिन आए ये मरने के, तो उनको बड़ा एक अफ़सोस था। ही वाज़ रिपेंटेंट वो भी एक चैप्टर है मेरा। ही वाज़ अ रिपेंटेंट मैन दैट टाइम। ही वाज़ रिपेंटिंग व्हाटएवर ही हैड डन, हिज़ पास्ट मिस्टेक्स ही वाज़ जस्ट मैं ये कहूँ apologetic अबाउट हिज़ पास्ट मिस्टेक्स व्हाटएवर ही हैड डन टू हिज़ ओन नेशन। तो उस वक़्त उसने कहा कि भई मैं बड़ा पछता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि एक ज़माना आएगा, यहाँ का सारा वातावरण चेंज होगा और कश्मीर का जो एक डेमोग्राफ़ी है, मुझे लगता है वो भी इम्बैलेंस हो सकता है, तो टिल्ट हो सकती है। तो उस वक़्त इन्होंने क्या किया है, इन्होंने करीबन-करीबन 20,000 के करीब पम्फलेट्स निकाले हैं। वो मैंने बात की जिसने इसकी बायोग्राफी भी लिखी है, मोहम्मद यूसुफ टेंग साहब जो अब तक हयात है। उनसे जब मैंने बात की, उन्होंने कहा कि शेख साहब ने हमें बुलाया और वो बहुत ही दुखी थे और परेशान थे क्योंकि उन दिनों उनको फ्रीक्वेंटली हार्ट अटैक्स आते थे, तो हफ्ते में 1-2 बार तो आते थे। तो एंड ही वाज़ नोइंग कि ये तो लास्ट डेज़ है उसकी ज़िंदगी के। तो अल्टीमेटली उन्होंने ये कहा कि एक पम्फलेट्स निकालिए और लोगों को समझाए कि क्या होने वाला है नेक्स्ट आगे। तो उस वक़्त एमएलए थे सार शरीफ के अगेन यही ये जो है अब्दुल रहीम राथिर साहब। राथिर साहब से उसका सिग्नेचर करवाया, उसके थ्रू करवाया रिलीज़। इन्होंने करीबन 20,000
पॉम्फलेट्स निकाले जिसमें ये कहा गया था कि एक ज़माना आएगा जब डेमोग्राफी भी चेंज हो जाएगी कश्मीर की, एक अवेयरनेस लोगों में करवाने की। तो उस वक़्त बक बकौल उस किताब के अकॉर्डिंग टू दैट बुक इन्होंने सारे वो आईबी ने सारे वो लिए, सिर्फ़ 100 के करीब इन्होंने कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर सके वो, तो अल्टीमेटली वो सारे कन्फिस्केट हो गए वो पॉम्फलेट्स, तो दैट कुड नॉट रीच द पीपल अल्टीमेटली। तो कहना ये है मुझे कि शेख साहब ने अल्टीमेटली एक जैसे मुझे इसने टेंग साहब ने कहा कि जब एक बार मैडम इंदिरा गांधी उसको देखने आई लास्ट मोमेंट पे, जब वो बीमार थे, अलील थे, तो वो आई थी उनको देखने, बीमार थे ये, तो शेख साहब उनसे मिलने को उन्होंने इनकार कर दिया। तो उन्होंने अपनी बेगम साहिबा को भी उनसे मिलने नहीं दिया। उन्होंने ये सोचा कि ये शायद देखने आई है, जो उसका कहना था कि वेदर ये मरा है, ज़िंदा है, व्हाटएवर। तो उसके बाद इंदिरा गांधी को लगा कि उसको अपनी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी। शी वेंट टू द टू बादामी बाग एंड शी अलर्टेड द आर्मी आल्सो कि अगर इन केस ऑफ इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ शेख साहब, तो उस वक़्त कैसे क्या मैनेज करेंगे सब कुछ। बट उसने इंदिरा गांधी ने ये बेशक कहा था, जैसे दुल्लत ने ये कहा कि 81 में ही उसने कहा था, उसने इज़हार किया था कि शेख साहब को बोला था कि ये आप उसके बाद सक्सेसर अपना बनाइए फ़ारूक अब्दुल्ला। मगर वो ये भी लिखता है ये बदखु साहब अपनी किताब में। वो कहता था, वो लिखता है अपनी किताब में, ये फ़ारूक अब्दुल्ला इतना नॉविस था, इतना इसका आईक्यू इतना है, वो ऐसे ही इसको डिफ़ाइन करता है, इसका आईक्यू इतना है जितना एक 4th क्लास के एक बच्चे का हो सकता है। बिकॉज़ ही वाज़ नॉट सीरियस, बहुत ही नॉन सीरियस टाइप का एक ये था पॉलिटिशियन, ये कहिए क्या कहेंगे आप इसको, क्योंकि उसको एमपी भी तब तक बनाया था इन्होंने। तो वो फिर उसको एक फिर उसके बाद उसने अलॉट किया था उसको, अपॉइंट जिसको हम कहते हैं अलॉटेड, ही वाज़ अलॉटेड एज़ द सक्सेसर। तो उसको अपॉइंट भी किया था उसने सक्सेसर। ख़ैर जिस पे वो उसका वो दामाद शाह साहब बड़ा नाराज़ हो गए। ख़ैर वो तो एक दूसरी एक स्टोरी है। तो हम आते हैं शेख साहब के ख़ानदान पे और शेख साहब के इस पे फैमिली पे और उसके शेख साहब के अपने इस पे काम पे। तो शेख साहब ने अल्टीमेटली क्या किया, तो शेख साहब ने ये इसको सदारत दी और वो चीफ मिनिस्टर बन गए, जिसमें कि हालाँकि ये कहता है अपनी किताब में ये लिखता है कि जब शेख साहब गुज़रने वाले थे, बिल्कुल करीब थे, गुज़रने वाले थे, तो ये जो उनके एक डीडी ठाकुर होते थे, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते थे, तो हम उनको मिलने गए ब ब ये जो है बतकू साहब, अहमद बतकू एंड फ़ारूक अब्दुल्ला को साथ लेकर गए। कहा कि भई आप ये उठाएँगे हलफ़, उसके बाद शेख साहब के बाद उसने कहा नहीं, मैं उठाऊँगा, मैं बनूँगा चीफ मिनिस्टर। तो ख़ैर उनने उनको मनाया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, इंदिरा गांधी मैडम गांधी ने भी कहा है कि इसी को बनाओ चीफ मिनिस्टर। अल्टीमेटली दे एग्रीड और उसको साथ दिया तो ये बन गए चीफ मिनिस्टर। तो तब से लेकर आज तक आपको पता है शेख ये जो फ़ारूक अब्दुल्ला का उसका क्या सिलसिला है, क्या अंदाज़ है उसका, तो कितना इंटेलिजेंट है। जैसे वो बड़ा कहता है, ये हमारे एएस दुलत साहब बोलते हैं कि वो एक अज़ीम तरीन लीडर था, जो मुझे लगता है वो कंट्री का, मुझे लगता है वो कहीं दुनिया भर का अज़ीम लीडर ना इसको तस्वुर करे फ़ारूक अब्दुल्ला को, तो वो तो सबको पता है। कभी उधर, कभी इधर, कभी वो भी बड़ा वैसिलेटिंग आदमी है और कितने उसका कि ये है कि एक अपने मैं ये कहूँ कि अपने शौक वो बालातर करते हैं वो, बाकी चीज़ों को तो वो उतनी अहमियत नहीं देते हैं, जैसे उनका अंदाज़ था, वो भी लिखते हैं उसमें। ये जो अहमद बाटको है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं तकरीबन 7 साल ये शेख साहब के, तो वो कहते हैं उसका अंदाज़ क्या था, कैसा था, हाउ ही वाज़ इन हिज़ लाइफ़, उसकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में भी लिखते हैं वो। तो ख़ैर बात ये छँटती गई, तो उसके बाद आज का जो है ये, मुझे कोई दो राय नहीं है कि फ़ारूक अब्दुल्ला वाक़ई अगर सचमुच उसको कहा जाता कि हमको 370 हटाना है, फ़ारूक साहब आप आइए, हम आपको चीफ़ मिनिस्टर बनाएँगे, परपेचुअल चीफ़ मिनिस्टर बनाएँगे या ज़िंदगी भर के लिए चीफ़ मिनिस्टर बनाएँ, आपके ख़ानदान को, आने वाले नस्लों को बनाएँगे, वो बिल्कुल शायद उनको साथ देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इनका जो रहा है, दे ऑलवेज़ वांटेड टू बी इन पावर, पावर में हमेशा ये रहना चाहते हैं।
मैं यहाँ कहना चाहता हूँ एक नया एक परसेप्शन बना हुआ है। कुछ लोग यहाँ ये समझते हैं कि ये जो यहाँ सेपरेटिस्ट का कैंप्स है, कैंप्स छोटे-मोटे जितने भी ये जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स थे ये कब बंद हो गए, इनकी दुकानें बंद हो गई। न नेचुरल सी बात ये हो गई बात। मगर स्पेस किसी ने नहीं ली। कुछ लोग कहते हैं कि क्या ये ऐसा है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जो लोग हैं जैसे पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्या इन्होंने ऑक्यूपाई की है या उनकी स्पेस उन सेपरेटिस्ट कैंप्स की? क्या ये उनकी बात करेंगे आप? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इनकी जो पॉलिटिक्स है, खैर पीडीपी तो एक एक्सीडेंटल पॉलिटिकल पार्टी है, वो आई है ओनली बाय एक्सीडेंट, नॉट अदरवाइज। क्योंकि यहाँ वैक्यूम था, एक ही साइड पे सारा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो मुफ्ती साहब ने ये सोचा कि वायबल एक मीडियम है यहाँ ये पॉलिटिक्स और अच्छा है यहाँ, बड़ा ज़रखेज़ भी है माहौल यहाँ का पॉलिटिक्स दुकान चलाने के लिए, तो उसने चलाया मेन स्ट्रीम और वो भी पावर पॉलिटिक्स के लिए। खैर बातें तो वो डिफरेंट करते थे जैसे ये करते हैं, ये तो है कि एक नैरेटिव जो यहाँ है जिससे ये जीतते हैं, एक वो एक सेपरेटिस्ट टाइप का या एक डिफरेंट शिनाख्त जिसको कहते हैं आइडेंटिटी का कश्मीरियत का, वो ये दिखाते हैं बट दैट इज़ ऑल पॉलिटिक्स ये तो एक गेम प्लान है इनका। ये तो एक जो ये चीज़ें ये मैं ये कहूँगा ये चीज़ बेचना है कोई, सामान बेचना है ये फॉर कमिंग टू पावर अल्टीमेटली और ऐश करना। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि वेदर आपकी सचमुच ये भला करेगा ये चीज़ हमारा ये हुकूमत चलाना या नहीं। दे हैव प्रूव्ड दैट जो 2024 में भी हो गया। जैसे उमर साहब ने चीफ मिनिस्टर शिप ये एक्सेप्ट की अंडर यूनियन टेरिटरी और आज आपको पता है वो बिल्कुल इन चीज़ों पे बात ही नहीं करता है। वो चाहता है कि मेरा जो ये आराम है, ये अय्याशी है, ये चलनी चाहिए। ऐशो-आराम, अपनी सिक्योरिटी व्हाटएवर जैसे वो खुद कहते हैं ये राहुल ने भी कहा कि ये किसी ये कोई कह रहा था ये कि नॉट राहुल आई एम सॉरी फॉर दैट तो ये कोई और बोल रहा था कि भई जिप्सी और ये जो इनके एस्कॉर्ट नहीं लेने चाहिए, दे वांटेड टू हैव दैट और इसलिए वो कोई ये नहीं करना चाहते थे विरोध। तो यही इनका हाल है, ये सबका हाल है यहाँ जो मेन स्ट्रीम में है यहाँ। खैर बहरहाल तो मैं इसमें कोई ये जो एस दुल्लत साहब बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शायद फारूक साहब या उमर साहब कोई भी क्योंकि उमर साहब बिल्कुल फारूक साहब की बात मानते हैं क्योंकि फारूक साहब जो है ये इनको दो टोक में बोलते हैं उमर को कि भाई आपको पूछने वाला कोई नहीं है। जैसे दौलत साहब ने अपने एक इंटरव्यू में अभी कहा, एक चैनल पे डिफरेंट चैनल में उन्होंने कहा कि फारूक वाज़ टेलिंग मी ऑलवेज़ कि आई नेवर वांटेड टू लिव अ लाइफ लाइक माय फादर टू बी इन द जेल मुझे चाहिए पावर। तो वही था, वही वो अपने बेटे को भी ये समझाता है कि देखो भैया आपको पावर में रहना है, आप वो वही करो जो दिल्ली वाले कहेंगे। अदरवाइज़ जैसे इनको पेश करता है या पोर्ट्रे करता है ये जो दुल्लत साहब है, इनको बड़ा ये नेशनलिस्ट है, हिंदुस्तानी भी नहीं है। ना उधर के हैं, ना इधर के हैं, ना हमारे हैं कश्मीरियों के, ये किसी के हैं नहीं। ये अपने आराम के हैं, अपनी कुर्सी के हैं, अपने सल्तनत के हैं, चाहते हैं ऐशो-आराम की ज़िंदगी और प्रोमिनेंट होना, बादशाह बनना यही है ज़िंदगी। मगर आज का डेंट जो है, ये मैं कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों को। आज का जो डेंट है, जो इस किताब की वजह से इस खानदान को एक डेंट लगा, इस शेख डायनास्टी को या अब्दुल्ला डायनास्टी कहिए आप। ये बड़ा ज़बरदस्त एक डेंट है मुझे लगता है इनकी एक विरासत पे। आज इनकी तीसरी जनरेशन है पावर में इन द शेप ऑफ उमर अब्दुल्ला हेडिंग द गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट। अब ये चौथी जनरेशन को तैयार कर रहे थे, मुझे लगता है शायद कश्मीरी बहुत ही कॉन्शियस है और बहुत सेंसिटिव अब है ये 370 को लेकर या 35 अपने स्पेशल स्टेटस के बारे में अब क्योंकि इन्होंने पढ़ा, अब ये पढ़े लिखे लोग हैं कश्मीरी। आज मुझे लगता है कि ये इनका लास्ट टर्म होगा। उसके बाद शायद ये जो शेख डायनास्टी का है, ये आखिरी एक मुझे लगता है ये इनका जो रेस है, जनरेशन है, थर्ड जनरेशन। आई थिंक इट विल बी द लास्ट जनरेशन टू रूल कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर नाउ।
क्योंकि लोग एक मुझे लगता है हालाँकि ये भी एक सच्चाई है, ये भी एक हकीकत है। कश्मीरी भूल जाता है, कश्मीरी को याद नहीं रहता है, ना ये ज़्यादा टाइम याद रखता है। ये भी ऐसा वेवरिंग हो गया है, ये इतनी छोटी-छोटी बातें कभी-कभी लेता है कि 200 यूनिट के पावर मुफ़्त, खाना 5 किलो का राशन फ्री, व्हाटएवर। जैसे ये गैस इनको पता भी था, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जुरिसडिक्शन में आता है ये गैस, तो कैसे दे सकता था उमर? फिर भी माना, इतने सीधे-साधे भी है लोग। मगर इनका जो ये वोट बैंक है, ये अनपढ़ है, इनको यही है कि अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करेंगे, उनको वही 1 कनाल ज़मीन मिला था तब लैंड रिफॉर्म में, वो इनके गुलाम बने हुए हैं अभी तक। उनका यही ज़हन है, अभी भी वोट देते हैं शायद इसी के नाम पे। मगर सबसे बड़ी बात है, अब एक्जिस्टेंस की। एक इंसान की जब एग्जिस्टेंस हो, एक कौम की जब एग्जिस्ट करे, तभी ये चीज़ें हैं, ये आराम, ऐशो-आराम की ज़िंदगी तब है। तभी ये चीज़ें हैं, तभी ज़मीन है, तभी जायदाद है, तभी मकान है। जब इंसान नहीं रहा, तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। मुझे लगता है ये बात लेकर आज मुझे लगता है जो कश्मीरी को डेंट आज पहुँचा है, जो दिल पे उसको एक चोट लगी है, ये सुनकर, जो इसका बहुत ही करीबी साथी है, था और है भी और रहेगा भी, एएस दुलत साहब, फारूक अब्दुल्ला के। इन्होंने बड़े एन्जॉय किए हैं। दे हैव स्पेंट वेरी गुड टाइम्स टुगेदर, डाइन, वाइन, व्हाटएवर, तो ऐश करते थे ये। कहना ये है आज इनको पूरा ये शायद मुझे लगता है कि एक एक बड़ी घुटन सी लगी आज मुझे सारे इस कश्मीर वैली में और एक नम से हो गए हैं लोग, बात नहीं कर सकते हैं। बट मुझे लगता है एंगर है, बहुत गुस्सा है अंदर से लोगों को कि शायद ये सच है, शायद कि ये हकीकत है क्योंकि एजुलत जैसा जो इसका करीबी साथी है, जो इनवाइट किया गया जब उमर साहब ने ओथ उठाया, ही वाज़ अमंग द वेरी इंपोर्टेंट इनवाइटीज़ फ्रॉम दिल्ली। तो आज कश्मीरी को लगा है और मुझे जो लगता है पॉलिटिकल अगर इसका एक असेसमेंट करें इसकी पॉलिटिकल असेसमेंट, मुझे लगता है इट हैज़ स्टॉप्ड द 4th जनरेशन ऑफ sheikhs to come to power and to rule Kashmiris now henceforth. Thank you very much. Khuda Hafiz.